Hi friends, welcome on Yourpedia, the platform where you are getting the tailor-made module for your upcoming exam of Assistant Environment Scientist in Odisha State Pollution Control Board. उड़ीसा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं असिस्टेंट एनवायरनमेंट साइंटिस्ट की, जिसमें एमएससी बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। मेरा आज का जो लेक्चर है वो उसी सिलेबस में से बायो एनर्जी के ऊपर है। ये आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो रिक्रूटमेंट आया है उसमें असिस्टेंट एनवायरनमेंट साइंटिस्ट का 15 वैकेंसीज हैं फ्रेंड्स, और ये आप ऑलरेडी आपने ये नोटिफिकेशन सारा देखा होगा। सो इसमें एलिजिबिलिटी एमएससी इन केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लाइफ साइंस, एनवायरनमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, ये एलिजिबल हैं। एंड आपको उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए। जो क्वेश्चन आएंगे वो 30% ईजी, 40% मीडियम, 20% डिफिकल्ट, 10% वेरी वेरी डिफिकल्ट। नीचे इस टॉपिक के बाद आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो उसी फॉर्मेट में हैं। आपको क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करके दिया गया है, इजी एंड मॉडरेट एंड देन डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। उसके बाद ये टॉपिक्स हैं वेटेज के हिसाब से। तो आपका सबसे ज़्यादा वेटेज है वो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एंड मैनेजमेंट का है, जिसके फर्दर 3 टॉपिक हैं, उसमें डिवाइड किया गया है इसको, और ये आपके सारे के सारे टॉपिक हैं। तो अगर आप देखेंगे इसमें फ्रेंड्स, तो आपका ये वाला सारे का सारा पोर्शन जनरल अवेयरनेस टाइप का पोर्शन है और लॉजिक रीजनिंग का है। ये हार्ड स्किल आपकी, और ये आपका जेनरिक स्किल्स, एनवायरनमेंट के लॉज, इंटरनेशनल एफर्ट, करंट एनवायरमेंटल अफेयर्स, ये सारे का सारा पार्ट आपका 40 नंबर का जो पार्ट है वो आपका जो जनरल अवेयरनेस लॉजिकल रीजनिंग का है। डिटेल में सिलेबस तो ये 30 मार्क्स का इसलिए है बिकॉज इसको फर्दर 4 पार्ट में बांटा गया है, तो किस किस पार्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे वो बताया गया है। तो एनर्जी एनवायरनमेंट में से जो बायो एनर्जी वाला एक टॉपिक है, आप में से बहुत से कैंडिडेट्स बता रहे थे कि बायो एनर्जी से स्टार्ट करो, तो सर वो टॉपिक एक डिफ़िकल्ट आपको लगता है, तो लेकिन ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। फिर ये मैंने आपको बताया चारों टॉपिक 40 मार्क्स के हैं, लेकिन हैं बहुत आसान। ये बहुत ही प्रिसाइज टॉपिक है एनवायरमेंटल लॉ, और इसमें ये जो आपके मेजर एफर्ट है इंटरनेशनल एफर्ट, बहुत ही छोटा टॉपिक। तो ये है फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे उड़ीसा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड असिस्टेंट एनवायरनमेंट साइंटिस्ट का जो पूरे का पूरा सिलेबस है वो ये आपके 7 पार्ट में बटा हुआ है। तो ऐसे आप इस सारे सिलेबस को कंप्लीट करोगे, और योरपीडिया नो डाउट इज़ द प्लेटफॉर्म जहां आप इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बायो मास एनर्जी, और टॉपिक है हमारा बायो मास से हमें एनर्जी कैसे बनानी है, हाउ टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बायोमास, बायो टर्म आप जानते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है बेसिकली, जैसे प्लांट हैं ये सारे के सारे। तो बायोमास मतलब बायो या आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें से एनर्जी कैसे निकालनी। एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, आपने बर्न किया, लकड़ी को बर्न कर रहे हो, ये बायोमास से एनर्जी का एक एग्जांपल है। व्हेन यू बर्न द वुड, जब आप वुड को जलाते हो, वुड इज अ बायोमास, एंड उसको एनर्जी जब उसके हीट एनर्जी आपको मिल रही है, दैट इज बायो एनर्जी। नाउ एनर्जी कई फॉर्म की होती है, और बायोमास भी कई फॉर्म्स का होता है, कई मेथड है उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। तो टॉपिक जो दे रखा है वो मेथड है टू प्रोड्यूस एनर्जी। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो एनर्जी। It can be in the form of gas, it can be in the form of liquid, और it can be in the form of आपका solid। solid का एग्जांपल है कोल, इथेनॉल, मिथेनॉल is the example of liquid, and methane is the example of gas, या combination of these। so जो आपका एनर्जी है वो कई फॉर्म्स में आती है। गैस भी एनर्जी होती है, आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस जो है वो मीथेन है, उसको कंप्रेस कर दिया जाए तो वो एक एनर्जी आपको देगी जिससे आप ऑटोमोबाइल वगैरह चलाते हैं सारे के सारा। लिक्विड इथेनॉल, पेट्रोल, डीजल उसी का एग्जांपल है, लेकिन वो फॉसिल फ्यूल के बेस पे आपका निकलता है। यहाँ हम बायो की बात कर रहे हैं, तो इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सारे का सारा बायो, और हम जानते हैं कि उसमें ऑब्वियसली आपका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है जब आप इसको यूज करते हैं। सॉलिड जो चारकोल है, जो कोयला है आपका, वो सॉलिड। तो ये आपके अलग अलग टाइप के बायोमास, इसके भी अलग अलग टाइप, उनसे निकलने वाली एनर्जी अलग अलग फॉर्म में, और मेथड, जैसे पायरोलाइसिस एक मेथड होता है, तो उस मेथड से अगर निकलता है, और भी कौन कौन से मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे। तो
बेसिकली रॉ फॉर्म में होती है ये। तो ऑर्गेनिक मैटर को किसी पर्टिकुलर आप एनर्जी की फॉर्म में जब निकालते हैं जिससे हमें एनर्जी या पावर मिलती है। कंबशन, एनिमल डंग, गाय का गोबर, उसको सुखाओ, उससे भी आप एनर्जी या हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी बायोमास का एग्जांपल है। क्रॉप वेस्ट, ये जो खेत में आप क्रॉप होता है जब इसको काट देते हैं तो वो भी एक बायोमास का एग्जांपल है। जैसे स्टबल बर्निंग, नॉर्थ इंडिया में स्टबल बर्निंग, स्टबल जो क्रॉप बच जाता है उसको बर्न कर देते हैं फार्मर्स, तो जब बर्न करते हो एनर्जी निकलती, हीट निकलती है, उसका एग्जांपल है। कंबशन करते हैं तो ये बेसिकली कंबशन उसका एग्जांपल है। गैसिफिकेशन, जिससे आप गैसिफिकेशन मीन्स आप लिमिटेड ऑक्सीजन में अगर किसी बायोमास को जलाओ तो उसके अंदर आपका कार्बन अभी भी रहता है और वही गैस फिर आपके लिए बायोगैस का काम करती है। जैसे मीथेन है, मीथेन एक बायोगैस का एग्जांपल है क्योंकि उसके अंदर कार्बन भी है। तो कार्बन है तो बाद में जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप उसको बर्न करोगे तो आपका हीट एनर्जी निकलेगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकलेगा। तो अगर आप लिमिटेड ऑक्सीजन में जलाओ तो होता ही है कि सारे का सारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाता, तो कार्बन बच जाता है। जब कार्बन बच जाता है तो आपकी एनर्जी की फॉर्म में उसको यूज कर सकते हो। तो गैसिफिकेशन में बहुत सी गैसेस निकलती हैं, उनको कंबाइंड तरीके से सिन गैस बोलते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है जब मिक्सचर ऑफ द गैसेस होता है और बायोगैस। बायोगैस में एक पर्टिकुलर टाइप की गैस और सिन गैस में कॉम्बिनेशन आपका जो गैसेस का है, मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर बेसिकली, जिससे आप इवेंचुअली फिर पावर प्लांट वगैरह चला सकते हो। अनएरोबिक डाइजेशन, बेसिकली एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनिमल वेस्ट को, फूड वेस्ट को ऑक्सीजन की एब्सेंस में डाइजेस्ट करते हैं। ऑक्सीजन की एब्सेंस में बेसिकली एक प्रोसेस होती है और फिर बायोगैस प्रोड्यूस होती है, जिसे मीथेन बायोगैस का एग्जांपल है। तो ये एनएरोबिक डाइजेशन से बनती है। तो बायोगैस एनएरोबिक डाइजेशन, ऑक्सीजन कम है लेकिन ये एक बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके थ्रू ये सारा होता है। फिर बायोकेमिकल आ गया जिसमें आपका शुगर केन बायोमास है और फिर उससे अल्कोहल अगर आप बनाते हैं जैसे इथेनॉल है तो वो इसका एग्जांपल है बायोकेमिकल कन्वर्शन का। तो ये मेथड है कंबशन, गैसिफिकेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड आपको कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी दे रहा है। फिर ये सारी की सारी जो एनर्जी फॉर्म्स हैं इसको पावर प्लांट चलाने के लिए यूज किया जाता है और हमारी कुछ स्टेट्स इंडिया में ऐसी हैं जहां पे बहुत से पावर प्लांट हैं, 800 प्लस ओवरऑल पावर प्लांट हैं और महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, उसको नीचे क्वेश्चन में भी कवर किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसलिए है बिकॉज उत्तर प्रदेश के अंदर जो शुगर केन है उसका बहुत बड़ा एक मास बेस होता है, क्रॉप वेस्ट होता है, तो शुगर केन के चलते वो होता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश क्रॉप वेस्ट के लिए ये 3 स्टेट्स आप जानते हैं एग्रेरियन स्टेट्स हैं। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बहुत सा क्रॉप वेस्ट होता है और वो क्रॉप वेस्ट को फिर कन्वर्ट एनर्जी की फॉर्म में किया जाता है। और पावर प्लांट का मतलब कि जहां पे ऐसी क्रिएट किया जाता है बायोमास, तो उसको बायोमास पावर प्लांट में इसको क्रिएट किया जाता है। तो एग्रीकल्चर वेस्ट से रिन्यूएबल एनर्जी निकालना वो पावर प्लांट का काम होता है और उसमें पंजाब, जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये बहुत आगे स्टेट्स हैं। इनमें दीज स्टेट्स आर डूइंग गुड। नीचे इसका डाटा भी है फ्रेंड्स। और एक गवर्नमेंट का मिशन है समर्थ मिशन, उसको भी जरूर आप देख लेना, जो बेसिकली को फायरिंग ऑफ थर्मल प्लांट से रिलेटेड है। को फायरिंग मीन्स कि आपको फायर करने के लिए जो फ्यूल यूज कर रहे हो वो मिक्सचर ऑफ द फ्यूल है। तो बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि आप उसमें गैस भी यूज कर रहे हैं, उसमें सॉलिड भी यूज कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्यूल यूज कर रहे हैं। तो को फायरिंग ऑफ द प्लांट्स और वो समर्थ मिशन उसी से रिलेटेड है। टोटल अगर आपको डाटा के तरीके से देखा जाए तो 800 प्लस बायोमास पावर प्लांट हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हैं शुगर केन के चलते। पंजाब, हरियाणा पैडी के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जैसे नेशनल बायो एनर्जी मिशन है, उसके नीचे क्वेश्चन भी मैंने दिए हैं। एनवायरमेंट इम्पैक्ट जो है, इस एनर्जी को ग्रीन एनर्जी बोला जाता है, लेकिन फिर भी एनवायरमेंट इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव हैं। पॉजिटिव तो ऑब्वियसली यही है कि आपका क्लीन एनर्जी है ये और रूरल इकोनॉमीज को सपोर्ट मिलता है। और अगर आपको इसने ढंग से मैनेज अच्छे तरीके से ना करो और अच्छे तरीके से इसको ना आप प्रोसेस को फॉलो करो तो इससे पोल्यूशन भी बढ़ता है। तो बायोमास नो डाउट रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में आती है, क्लीन एनर्जी कैटेगरी में आती है, और लेकिन उसके प्लस और माइनस दोनों है। ग्रीन एनर्जी इसको बोलते हैं क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट इसका लेस है।
फ्यूल के सोर्स क्या हैं अगर देखा जाए तो जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू है जिसमें बगास आता है, शुगर केन बाई प्रोडक्ट को बगास बोलते हैं, शुगर केन, एंड जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सो और आपका जो क्रॉप स्ट्रॉ है रेजिड्यूज, ये बेसिकली आपके इस फॉर्म में आपके फ्यूल सोर्सेज आपको यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो कंबशन, गैसिफिकेशन, को फायरिंग, तो जैसे कंबशन हुआ, गैसिफिकेशन, को फायरिंग हुआ, जिसमें बायोमास को ब्लेंड करते हैं कोल के साथ। जो थर्मल पावर प्लांट आपके बनाए जाते हैं वो कोल के ऊपर बनाए जाते हैं कि उसमें कोल को बर्न करेंगे। अब आप कोल के साथ अगर कोई और फ्यूल भी ऐड कर दो, जैसे आपने बायोगैस बनाया, उसको कोल के साथ मिक्स करके अगर आप फ्यूल को यूज कर रहे हैं तो वो आपका एक को फायरिंग का एग्जांपल आ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली आप यूज कर सकते हैं इन प्लांट्स के अंदर। एग्रीकल्चर बेस इंडिया में बहुत ज़्यादा है और रूरल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो गांव में जो रूरल बैकग्राउंड में जो लोग हैं जो काफ़ी क्रॉपिंग करते हैं, वहाँ पे आप इसको बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसका है क्या, आप अगर डाटा थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे तो बाई 2025 कितना हमारे पास बायो एनर्जी, बायो मास पावर या बायो एनर्जी प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल कितना है, तो ये 10.74 गीगावाट है, जिसमें मेजॉरिटी जो है बगास का है जो शुगर केन बेस्ड है, और फिर नॉन बगास जो है बहुत ही कम है। तो आपको ये डाटा इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज पता होना चाहिए कि बायो एनर्जी आ कहाँ से रही है। बगास मीन्स जो आपका शुगर केन है, तो शुगर केन बेस्ड जो क्रॉप से एनर्जी निकलती है वो सबसे ज़्यादा है। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है अभी, 10.74 गीगावाट। इसमें लीडिंग स्टेट्स महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ये मेन लीडिंग स्टेट्स हैं। और ये हम इस बायो एनर्जी कैपेसिटी को 15 गीगावाट बाई 2030 प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ग्रिड कनेक्टेड एंड ऑफ ग्रिड। ग्रिड कनेक्टेड मीन्स जो आपने एनर्जी प्रोड्यूस की उसको नॉर्मल जो ग्रिड है, वायर्स हैं, उसमें डाल दिया जाए, फिर आगे घरों में सप्लाई कर दिया जाए कि जो आपने एनर्जी प्रोड्यूस की उसको बेच कहाँ रहे हो। तो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बेची जाती है, दुकान पे तो बिकती नहीं है, ग्रिड के ऊपर बेची जाती है। तो ग्रिड पे आपने उसको सपोर्ट करवा दिया, ग्रिड के ऊपर आपने उसको लोड कर दिया, फिर आगे वो स्प्रेड हो जाएगी। अब ये मिशन है क्या, समर्थ मिशन क्या है, इसका फुल फॉर्म याद करो, सस्टेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन द यूज ऑफ एग्री रेजिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट। ये है समर्थ मिशन। और ये कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का इनिशिएटिव है। कब लॉन्च हुआ था, 2021 में लॉन्च हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, बायोमास को फायरिंग को प्रमोट करना, कि इंडिया के जो ऑलरेडी थर्मल पावर प्लांट है जहां आप कोयला बर्न कर रहे हो, वहां पे बायोगैस को भी, बायोमास को भी यूज करना, बायो एनर्जी को भी यूज करना, सो दैट कोयले के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए, क्योंकि कोयला पोल्यूशन क्रिएट करता है। और साथ में इसका एक और एडवांटेज कि फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी और कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। तो ये प्रोग्राम था समर्थ मिशन। इसका फुल फॉर्म याद करना है, कौन सी मिनिस्ट्री है वो याद करना है, कब स्टार्ट हुआ और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ नीचे मेंशन भी है कि स्टबल बर्निंग को कम करना, क्योंकि स्टबल बर्निंग फार्मर करता है, उससे कुछ मिलता नहीं है फार्मर को, और पोल्यूशन भी होता है, तो हमें वो कम करना है। साथ में हमें कार्बन फुटप्रिंट को लोअर करना है, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को हमें रिड्यूस करना है, फार्मर की इनकम हमें बढ़ानी है, और कोयले की डिपेंडेंस हमें रिड्यूस करनी है। तो ये सारे का सारा जो गवर्नमेंट का समर्थ मिशन है। अब बायोफ्यूल और बायोमास के अंदर डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। बायोमास और बायोफ्यूल दोनों अलग होते हैं। बायोमास से बायोफ्यूल निकलता है। तो अगर आप इसमें देखोगे चार्ट में, तो बायोमास ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होता है जो प्लांट, एनिमल वेस्ट वगैरह से निकलता है, और बायोफ्यूल जो होता है इससे जब आप बायोमास से फ्यूल बनाते हो, फ्यूल गैस की फॉर्म में हो सकता है जैसे बायोगैस, या आपका लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है जैसे इथेनॉल या बायोडीजल, या आपका सॉलिड की फॉर्म में हो सकता है जैसे चार या आपका चारकोल। सो ये बायोमास आपका नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में होता है, वुड, क्रॉप, डंग। ये लिक्विड, गैस, सॉलिड तीनों फॉर्म में हो सकता है। इसको कुकिंग वगैरह के लिए यूज किया जा सकता है, बायोमास को डायरेक्टली भी यूज किया जा सकता है, और इसको बहुत से बायोफ्यूल को बहुत से पर्पजेज के लिए अलग अलग, जैसे इंडस्ट्रीज के पावर प्लांट के अंदर या ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो ऑटोमोबाइल है उसके लिए यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया के अंदर बायोमास के प्लांट कहाँ कहाँ हैं, ये थोड़ा सा डाटा इंफॉर्मेशन। पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश में खंडवा डिस्ट्रिक्ट में था, बस इतना आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट पंजाब के संगरूर में। बायोमास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सबसे बड़ी तलवंडी साबो, वो भी पंजाब के अंदर। लार्जेस्ट पावर प्लांट
जो है कैपेसिटी में 20 मेगावाट वो राजस्थान में है। पहला जो बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट खंडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेथड टू प्रोड्यूस बायो एनर्जी, यही आपके सिलेबस का पार्ट है। तो मेथड जो है बायोमास के एग्जांपल प्लांट, एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ऑर्गेनिक रेजिड्यू, ये बायोमास है। तो बायोमास से हम कैसे एनर्जी निकालेंगे, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, सॉलिड, सारा लिक्विड गैस, बायोमास से बायो एनर्जी कैसे निकालेंगे, उसके मेथड क्या हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट कंबशन, जैसे आपने जला दिया उसको, जब कंबशन कर दिया तो ऑब्वियसली आपकी हीट एनर्जी निकलेगी। उस हीट एनर्जी से आप स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं और स्टीम पावर प्लांट में फिर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कंबशन, तो डायरेक्ट कंबशन तो एक तरीका है ही। थर्मो केमिकल कन्वर्शन, थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर, बायोमास से आपने फ्यूल प्रोड्यूस करना है, एक जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में। तो बायोमास को अगर आप हीट करो और ऑक्सीजन लिमिटेड दो तो आपके पास ये गैसिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है, जिससे आपके पास ये गैसेस, अब देखो मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया ये। बाद में इन गैसेस को डायरेक्टली आप कंबशन के थ्रू एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मीथेन होती है, तो अगर उसको कंप्रेस कर दो तो सीएनजी से आपके ऑटोमोबाइल चलते हैं, राइट। तो इसको गैसिफिकेशन बोलते हैं। गैसिफिकेशन मतलब बायोमास को लिमिटेड ऑक्सीजन में आपने उसको हीट किया। पायरोलाइसिस जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बायोमास को हीट करो। और एक चीज याद रखना, पायरोलाइसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिटेल में करवाया गया है। इससे बायो ऑयल भी बनता है, चारकोल सॉलिड फॉर्म में भी बनता है, और आपकी गैसेस भी बनती हैं। तो लिक्विड, गैस तीनों बनता है पायरोलाइसिस के थ्रू। और गैसिफिकेशन में क्या बनता है? ओनली गैसेस। फिर बायोलॉजिकल कन्वर्शन, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। अनएरोबिक डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्मेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे को पूछे कि अनएरोबिक डाइजेशन से निकलता क्या है, आप बोलोगे बायोगैस, एग्जांपल मीथेन। और इससे क्या मिलता है? फर्मेंटेशन। तो इसमें बेसिकली विदाउट ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको बैक्टीरिया, ऑक्सीजन अगर ना हो तो बैक्टीरिया क्या ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करके अनएरोबिक बेसिकली डाइजेशन के थ्रू ये प्रोड्यूस करता है। तो बायोमीथेन जो है ये इसी का एग्जांपल है। फर्मेंटेशन में इथेनॉल, तो इथेनॉल को आप पेट्रोल और डीजल वगैरह के साथ मिक्स करके ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल की तरह से यूज करते हो, ये फर्मेंटेशन है। माइक्रोब्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेस है। केमिकल में ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन, वेजिटेबल ऑयल उसका एग्जांपल है। तो जब बेसिकली वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, तो इसको बायोडीजल की तरह से यूज किया जा सकता है। तो ये है मेथड्स फ्रेंड्स, आपको इन मेथड्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड्स हैं। डायरेक्ट कंबशन, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस, फर्मेंटेशन, एनारोबिक डाइजेशन, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। इसमें इनपुट क्या है? बायोमास। तो ये सारे का सारा आपका मान के चलो बायोमास ही है, और आउटपुट किस फॉर्म में मिलेगी आपको, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे पायरोलाइसिस है, उसमें आपका ऑयल, चारकोल, गैस सब हो सकता है। अब इसका डिटेल पायरोलाइसिस आपको नीचे दिया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में प्रोवाइड किया गया है। तो बायोमास को अगर आप हीट करेंगे ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो आपके पास 3 वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं। बायो ऑयल भी निकलता है, सॉलिड बायोचार भी मिलता है, और गैसियस सिन गैस भी निकलती है। प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले आपको बायोमास को ड्राई करना होता है और फिर उसको फीड किया जाएगा रिएक्टर में। तो पहले तो आप बायोमास को प्रिपेयर करते हो, फीड स्टॉक प्रिपरेशन इसको बोलते हैं। तो पहले तो आप इसकी प्रिपरेशन करते हो, फीड स्टॉक प्रिपरेशन, फिर इसको हीट करते हो हाई टेम्परेचर के ऊपर, इनर्ट मतलब ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट के अंदर, कंबशन नहीं करना है। फिर थर्मल डीकंपोजिशन होती है और बायोमास ब्रेक डाउन कर जाता है, जिससे वोलेटाइल कंपाउंड निकल जाते हैं, और फिर इसका प्रोडक्ट सेपरेशन होता है कि अगर आपको लिक्विड अलग करना है, गैस अलग करनी है, सॉलिड चारकोल अलग करना है, तो सेपरेशन होता है। ये प्रोसेस है पायरोलाइसिस की। इसको एक फोटोग्राफ के थ्रू भी दिखाया गया है। बायोमास आया, ड्राई किया, ग्राइंड किया, रिएक्टर में डाल दिया, फिर आपने अलग अलग स्टेजेस पे उसको सेपरेट कर दिया। अब पायरोलाइसिस में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने
टेम्परेचर पे और कितनी देर तक आपने उसको करना होता है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन होता है इसमें, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो इसमें टोटल या पार्शियल ऑक्सीडेशन प्राइमरी प्रोडक्ट्स की बाद में की जाती है। बेसिकली पहला स्टेप आपका कंबशन एंड गैसिफिकेशन है। अब इसमें टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, फास्ट पायरोलिसिस, स्लो पायरोलिसिस क्या होता है। जब आप थोड़े कॉन्टैक्ट टाइम के लिए हाई टेम्परेचर देते हो तो उसको पायरोलिसिस को फास्ट पायरोलिसिस बोलते हैं, जिससे बायो ऑयल मिलता है। जैसे बायो ऑयल की यील्ड कब होती है, फास्ट पायरोलिसिस में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फास्ट पायरोलिसिस का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर, शॉर्ट कॉन्टैक्ट टाइम। स्लो पायरोलिसिस का मतलब क्या है, लो टेम्परेचर, लॉन्ग कॉन्टैक्ट टाइम। सिन गैस, सिंथेसिस गैस, सिंथेसिस गैस। सिंथ गैस में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। और बायोचार मीन्स आपका ये कार्बन रिच सॉलिड, जिसको कोयला बोलते हैं सॉर्ट ऑफ, तो कोयले की तरह होता है कार्बन रिच सॉलिड। तो फास्ट पायरोलिसिस एंड स्लो पायरोलिसिस में क्या होता है, यू शुड नो दैट। तो बायोमास डीकंपोज होता है, जिससे वेपर निकलते हैं, एरोसोल गैसेस वगैरह निकलती हैं, और कुछ चारकोल भी निकलता है। जब कूलिंग होती है तो आपके पास एक मोबाइल लिक्विड की फॉर्म में यहां पे मिलता है प्रोडक्ट, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। तो अगर हाई टेम्परेचर और कम टाइम के लिए आप इसको करोगे तो फास्ट पायरोलिसिस होती है, जिससे ऑयल फ्लूइड निकलता है। ये यहां पे इस टेबल में आप देखोगे फास्ट पायरोलिसिस, स्लो पायरोलिसिस, और उसमें होता क्या है, क्या टेम्परेचर पे रखा जाता है, कितने सेकंड के लिए रखा जाता है। और आप देखोगे कि फास्ट पायरोलिसिस में आपको लिक्विड 75% मिलेगा, और आपको जो स्लो पायरोलिसिस है उसमें गैस और चार मिलता है। इसमें रेजिडेंस टाइम, जिसमें प्रेजेंस ऑफ वेपर भी रहती है, वो ज्यादा होता है। तो कहां यूज करते हैं बायो ऑयल को, सिन गैस को और बायोचार को। तो ये पायरोलिसिस का था। उसके बाद गैसिफिकेशन एंड फ्यूल सिंथेसिस। सिन गैस मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह का, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। फर्मेंटेशन एंड एनारोबिक डाइजेशन बायोलॉजिकल कन्वर्शन प्रोसेसेस हैं, जिससे ऑर्गेनिक मैटर बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के एनर्जी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। इथेनॉल या एसिड्स, तो जो आपका वेस्ट है उससे बायोगैस बनती है। माइक्रोबियल ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर, दैट इज द फर्मेंटेशन। तो प्रोडक्ट्स क्या हैं, इथेनॉल। माइक्रोब्स कौन से होते हैं, ईस्ट, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के नाम भी दे रखे हैं। ये फर्मेंटेशन। और एनारोबिक डाइजेशन में तो इसमें माइक्रोबियल प्रोसेस है, मल्टी स्टेज। कंप्लेक्स ऑर्गेनिक वेस्ट जो ये है, मैन्यूवर, स्लज, बायोमास, इससे बायोगैस बनाई जाती है। तो बायोगैस इसमें मेन प्रोडक्ट है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे फर्मेंटेशन में इथेनॉल, तो फर्मेंटेशन से क्या निकलता है, इथेनॉल निकलता है। एनारोबिक डाइजेशन से क्या निकलता है, मीथेन निकलता है। माइक्रोब्स इसमें क्या यूज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर फ्रेंड्स लास्ट में आपको ये क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को इस तरीके से बनाया गया है कि आपको जो एग्जाम के लिए चाहिए, इजी 30%, मॉडरेट 40%, डिफिकल्ट 20%, वेरी डिफिकल्ट 10%। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें यहाँ लिखा हुआ है इजी, इजी, और नीचे आप जाएंगे तो आपको मॉडरेट, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के मॉडरेट, डिफिकल्ट डी, एंड वेरी डिफिकल्ट वी आपका बेसिकली बाय वेरी डिफिकल्ट उस कैटेगरी में आएंगे। तो आपने टिपिकल योरपीडिया के जो मॉड्यूल है उसको कैसे यूज करना है, पहले आपने वीडियो सुनना है। वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपने उसको तैयार करना है। वीडियो के बाद आपने डॉक्यूमेंट पढ़ना है इसको, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस लगाने। जब आप इतना कर लेंगे तो आपका
एक लेवल तक का बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। और ऐसे ही आपने पूरे सिलेबस को कवर करना है, और जो बुक आपको दी जाएगी वो बुक आपने ढंग से कर लेनी है। मेरे को लगता है एग्जाम की वही रिक्वायरमेंट होती है, उस तरीके से आप इस एग्जाम को अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।